BA&BSc पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करते हैं मानव भूगोल के 3 मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के 3 मूल सिद्धांत। इन सिद्धांतों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल तथा प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार से सामंजस्य पाया जाता है। ये वाले तीनों के तीनों सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी के धरातल और मानव दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है अपना क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है और परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला जो सिद्धांत आता है वो कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। मानव भूगोल के 3 मूल सिद्धांत हैं जिनमें पहला क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत आता है, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत है और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत अपन मानव तथा वातावरण के परस्पर समायोजन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है उस क्षेत्र में मनुष्य अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन के लिए 3 मुख्य सिद्धांत आते हैं। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा कौन सा आता है? वातावरण समायोजन का सिद्धांत। सबसे पहले इनके शॉर्ट रूप बता देता हूं। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अनुसार धरातल पर पाई जाने वाली हर वस्तु क्रियाशील होती है, परिवर्तनशील होती है। उसमें समय के साथ में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अर्थात भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक यानी प्राकृतिक वातावरण लेंगे तथा सांस्कृतिक वातावरण है जिसका निर्माण कौन करता है? मनुष्य। तो भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के जितने भी तत्व पाए जाते हैं ये सभी क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। उनका आकार हो, चाहे उनकी मात्रा हो, चाहे गुण हो, इनमें हमेशा क्या आता रहता है? बदलाव आता रहता है। और इनमें बदलाव आने की इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है? परिवर्तनशील कहा जाता है। जैसे अपन पृथ्वी का अध्ययन करें, अब पृथ्वी के अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी में 2 प्रकार की क्रिया होती है। पृथ्वी क्या है? सूर्य का एक ग्रह है और जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। अर्थात ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिक्रमण कहलाती है। और अपने स्थान पे घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? परिभ्रमण कहलाती है। पृथ्वी के इसी संबंध के कारण से संपूर्ण पृथ्वी पे परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्या कर रही है? परिक्रमण कर रही है। और कितने टाइम में लगा रही है? 365 से ही 1/4 दिन में चक्कर लगा रही है। और ये चक्कर लगाने के कारण से अपने ऋतुओं का निर्माण होता है। अर्थात 12 महीने हो गए, 4 महीने की शीत ऋतु हो गई, 4 महीने ग्रीष्म ऋतु हो गई, 4 महीने की क्या हो गई? वर्षा ऋतु। तो चारों ओर चक्कर लगाने के कारण से किसका निर्माण हुआ? ऋतुओं का निर्माण हो गया। हर चौथा वर्ष क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। फरवरी कितने दिन की हो जाएगी? 29 दिन। और वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366 हो जाएगी। अब पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ में अपने स्थान पे भी घूमती है। और पृथ्वी अपने स्थान पे कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड है, तो इनमें एक चक्कर लगाती है और उसके कारण से अपने क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। तो इसके कारण से संपूर्ण धरातलीय भाग में परिवर्तन होता रहता है।
इसी के कारण से कभी वायुमंडल में ठंड की स्थिति होती है तो कभी गर्मी की स्थिति होती है। उसी प्रकार से अपन फसल को बोते हैं, बाद में फसल वृद्धि करती है और लास्ट में फसल को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अर्थात पृथ्वी के धरातल पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। उसी प्रकार से अपन नदियों का अध्ययन करें तो नदियां बहती हुई कहां से आती है, पर्वतीय क्षेत्रों से आती है। उन पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां अपक्षय की क्रिया करती है, अपरदन की क्रिया करती है और लास्ट में एक समतल मैदान का निर्माण करती है। एक तरफ मैदानी भाग बन रहा है और दूसरी तरफ जहां पर कटाव लग रहा है वहां पर स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। जैसे वी आकार की घाटी बन गई, गार्ज बन गया, कैनियन बन गया, यू आकार की घाटी बन गई, छत्रकशिला बन गई, तो स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। तो इन सबसे क्या स्पष्ट हो रहा है, धरातल पर पाई जाने वाली हर वस्तु क्रियाशील होती है, परिवर्तनशील होती है, समय के साथ उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है और इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। और ये वाला मुख्य जो संबंध होता है वो किसके कारण से होता है, सूर्य और पृथ्वी के कारण से होता है। ये समस्त जो परिवर्तन होता है ये 6 शक्तियों के कारण से होता है। और ये वाली 6 शक्तियां मुख्य कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आता है पृथ्वी के सौर संबंध। यानी धरातलीय भाग पर जो परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी और सूर्य के सौर संबंधों के कारण से होता है। दूसरा आता है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां। कौन सी हो गई, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां। तीसरा आता है सौर्य शक्ति। तीन हो गए। चौथा आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पांचवा जैविक शक्ति। पांच हो गए, विवर्तनिक शक्ति हो गई, जैविक शक्ति हो गई और मानव शक्ति। यानी परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार धरातल पर पाई जाने वाली हर वस्तु क्रियाशील होती है, परिवर्तनशील होती है और ये वाला जो परिवर्तन होता है ये 6 शक्तियों के कारण से होता है। सबसे पहला आता है पृथ्वी के सौर संबंध, पृथ्वी के सौर संबंध। दूसरा आता है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां, विवर्तनिक जो उत्थान होता है, अपरदन होता है, ये वाला आता है। तीसरा आता है सौर शक्ति आती है, सूर्य की शक्ति को लिया जाता है। चौथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति आती है, पांचवा जैविक शक्ति और छठा आता है मानव शक्ति। इन्हीं 6 शक्तियों के कारण से पृथ्वी के धरातलीय भाग पर हर समय क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब सबसे पहले आता है पृथ्वी के सौर संबंध। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो संबंध पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, सौर संबंध कहा जाता है। और ये वाला जो संबंध पाया जाता है ये 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से किस प्रकार होता है, जैसे अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, परिक्रमण कहा जाएगा। और परिक्रमण कितने समय में होगा, 365 से 1/4 दिन में। और उसके कारण से अपने किसका निर्माण होगा, ऋतुओं का निर्माण होता है। दूसरा, पृथ्वी अपने स्थान पे घूर्णन करती है और अपने स्थान पे घूर्णन करने के कारण से क्या बनेंगे, दिन और रात बनेंगे। इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण से, कौन कौन सी, एक परिक्रमण हो गया और दूसरा परिभ्रमण हो गया। इसके कारण से धरातलीय क्षेत्र के तापमान में कभी कमी होती है, कभी वृद्धि होती है, जिसके कारण से ताप पेटियों का विकास होता है, वायुदाब पेटियों का विकास होता है। क्योंकि जिस स्थान पे तापमान कम होगा उस स्थान पे वायुदाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जहां पर तापमान अधिक हो जाएगा वहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी शक्ति के कारण से पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है।
तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो संबंध पाया जाता है, इस संबंध के कारण से पृथ्वी के धरातलीय भाग पर ऋतुओं का निर्माण होता है, दिन और रात बनते हैं, ताप पेटियों का विकास होता है और पवन पेटियों का विकास होता है। पृथ्वी के सौर संबंध की बात की थी। भाई सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एक परिक्रमण होता है, दूसरा परिभ्रमण होता है। परिक्रमण का तात्पर्य होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, तो इसे क्या कहा जाता है? परिभ्रमण कहा जाता है। इन्हीं संबंधों के कारण से अपनी ऋतुएं बनती हैं, दिन बनते हैं, रात बनते हैं, ताप पेटियों का विकास होता है, वायुदाब पेटियों का विकास होता है और इसी के कारण से संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र पर क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। तो इसी कारण से इसको किसमें लिया जाता है? परिवर्तनशीलता के सिद्धांत पर लिया जाता है। दूसरा आता है पृथ्वी पर विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है? धरातलीय भाग का अध्ययन करें तो धरातलीय भाग पर दो प्रकार की क्रिया कार्य करती है। पृथ्वी के धरातल की बात करें तो पृथ्वी का धरातलीय भाग प्रारंभिक अवस्था में गर्म था और धीरे धीरे धरातलीय भाग ठंडा होने लगा और जैसे धरातलीय भाग ठंडा होने लगा दोनों तरफ से दबाव पड़ने लगा। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ने लगा तो ये बीच वाला भाग ऊपर उठने लगा और इस क्रिया को वलन कहा जाता है। और इस वलन की क्रिया के कारण से पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है या फिर बाद में ऊंचे उठे हुए समतल मैदानी क्षेत्रों का निर्माण होता है। लेकिन अगर यही बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, उल्टी दिशा में अगर कार्य करेगा, उल्टी दिशा में कार्य करेगा तो खिंचाव की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और बीच में से धरातलीय भाग टूट जाएगा और जैसे धरातलीय भाग टूट जाएगा बीच में भ्रंश की क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वहां पर घाटी का निर्माण हो जाता है। तो ये वाले जो बल हैं ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो धीमी गति से कार्य करते हैं और एक तीव्र गति से कार्य करते हैं। धीमी गति का मतलब होता है धरातलीय भाग में दोनों तरफ से दबाव लग रहा है, दबाव लगने के कारण से कोई भी भाग ऊपर उठ गया और ऊपर उठने के कारण से पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण हो सकता है। ये तो था धीमी गति से कार्यशील बल था। दूसरा जो बल है वो तीव्र गति से कार्य करता है और जब तीव्र गति से कार्य करता है तो धरातलीय भाग में या तो भूकंप की उत्पत्ति होती है या ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। या तो किसकी उत्पत्ति होती है? भूकंप। धरातलीय भाग में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। और जब भूकंप का उद्गार होता है तो धरातलीय भाग में कंपन पैदा होती है और उसके कारण से विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार स्थिति ये पाई जाती है धरातल के आंतरिक भाग में दबाव अधिक हो जाता है, ये वाला दबाव लावा का होता है या गैसों का होता है या फिर बाद में विखंडित पदार्थों के टुकड़ों का होगा या लेपिडी का होगा, जिसके कारण से पृथ्वी के नीचे से जोर से धक्का लगता है और उसके कारण से लावा ऊपर वाले क्षेत्र में आ जाता है, जिसकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। तो विवर्तनिक शक्तियों में अपन ज्वालामुखी को लेते हैं, भूकंप को लेते हैं, पर्वत निर्माणकारी कार्य को लेते हैं, पठारों के निर्माण को लेते हैं और यहाँ तक कि महाद्वीपों के निर्माण को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तीसरा अपना आता है सौर शक्ति। आज पृथ्वी के धरातलीय भाग का अध्ययन करें तो धरातलीय भाग पर जितने भी परिवर्तनशील बल कार्य करते हैं वो सारे के सारे किसकी शक्ति के कारण से कार्य करते हैं? सूर्य की शक्ति के कारण से कार्य करते हैं। आज पृथ्वी पे उष्मा का जो प्रधान स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य से उष्मा किस प्रकार आती है? सूर्य के केंद्रीय भाग में हाइड्रोजन के कण होते हैं जो लगातार हीलियम के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं और हीलियम के रूप में परिवर्तित होने के कारण से उनसे क्या प्राप्त होता है? ताप प्राप्त होता है। ये सूर्य का जो ताप है ये धरातलीय भाग पर आता है और धरातलीय भाग पर आने के कारण से जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां पर तापमान अधिक होता है और जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर तापमान क्या होगा? कम होगा। सूर्य की इसी शक्ति के कारण से कभी तापमान अधिक होता है तो कभी तापमान कम होता है, कभी प्रकाश होता है, कभी गर्मी होती है, कभी ओले पड़ते हैं तो कभी हिमपात की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी ओस पड़ती है, कभी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो इन सभी शक्तियों के कारण से कभी बादल बन रहे हैं तो सारी की सारी जो मौसम की घटनाएं घटित होती है वो किसके कारण से होती है? सौर शक्ति के कारण से। तो पृथ्वी के संपूर्ण धरातलीय भाग पर घटित होने वाली जो मौसमी शक्तियां हैं
वो किसके कारण से घटित हो रही है? सौर शक्ति यानी सूर्य की शक्ति के कारण से घटित हो रही है। और सूर्य की इन्हीं शक्तियों के कारण से संपूर्ण पृथ्वी पे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन जलवायु का परिवर्तन होता है और जलवायु के आधार पर उस क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है। तो ये परिवर्तन किसके कारण से हो रहा है? सूर्य की शक्ति के कारण से हो रहा है। इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब होता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में एक इस प्रकार की शक्ति होती है जिसके कारण से ऊंचाई से आने वाली कोई भी वस्तु वापस ऊपर नहीं जाती है, वो वापस कहां पर आती है? नीचे की ओर आती है। तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पाई जाने वाली इस शक्ति को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण से धरातल के नीचे वाले भाग का अध्ययन करें तो यहां पर वायुमंडल पाया जाता है। यहां पर वायुमंडल की अधिकता होती है और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल क्या हो जाता है? विरल हो जाता है, कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण से धरातल के नीचे वाले भाग में वायुमंडल की सांद्रता अधिक पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं वायुमंडल विरल हो जाता है, कम हो जाता है। अब वायुमंडल के संगठन में क्या क्या पाए जाते हैं? वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प पाई जाती है, धूल के कण पाए जाते हैं और गैसें पाई जाती हैं। ये मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। अब नीचे वाले भाग का अध्ययन करें तो नीचे वाले भाग में गैसें भी अधिक पाई जाती हैं, धूल के कण भी पाए जाते हैं और जलवाष्प भी पाई जाती है। अर्थात वायुमंडल में नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऑर्गन, ये वाली जो गैसें पाई जाती है ये सारी की सारी गैसें नीचे वाले भाग में पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं ये गैसें विरल हो जाती है। धूल के कण पाए जाते हैं और इन्हीं धूल के कणों के कारण से परावर्तन की प्रक्रिया होती है, प्रकीर्णन की क्रिया होती है। इसी के कारण से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। सुबह के समय लालिमा दिखाई देती है और शाम के समय गोधूली बेला दिखाई देती है। ये सारा का सारा किसके कारण से हो रहा है? परिवर्तन है। ये किसके कारण से हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण से धरातल के नीचे वाले भाग में वायुमंडल की सांद्रता अधिक होगी और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके बाद में आता है जैविक शक्ति। यानी जैविक शक्ति में किसको सम्मिलित किया जाता है? जीव जंतुओं को लेते हैं, पेड़ पौधों को लिया जाता है, जिनमें जीवों का अस्तित्व पाया जाता है, जीवन निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत उन चीजों को लिया जाता है जिनमें वंशवृद्धि की प्रक्रिया पाई जाती है, प्रजनन शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण से वो लगातार अपने वंश की क्या करते रहते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। तो अब इन जैविक शक्तियों के कारण से किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं? तो जैविक शक्तियों में अपन दो का अध्ययन कर रहे हैं, एक तो वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे अपने आते हैं जीव जंतु आते हैं। जैविक शक्ति में दो प्रकार की शक्तियों को लिया जाता है, एक पेड़ पौधों को लिया जाता है, दूसरा किसको लिया जाता है? जीव जंतुओं को लिया जाता है। पेड़ पौधे किस प्रकार परिवर्तन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करें तो पेड़ पौधों की जड़ें धरातल के नीचे वाले भाग में जाती है। जब धरातल के नीचे वाले भाग में जाती है और जड़ वृद्धि करती है और आकार में यानी वृद्धि करती है तो उसके कारण से उन चट्टानों में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। और जैसे ही चट्टानों में दरार पड़ती है उसी क्षेत्र में अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया होने लग जाती है। जब उसी क्षेत्र में अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया होती है तो वहां से चट्टानें टूट जाती है और टूट के वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़ों में बिखर जाती है और उसके कारण से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात चट्टानें थी, पेड़ पौधों की जड़ों के कारण से वो किसके रूप में बदल गई? एक मिट्टी के रूप में बदल गई। उसी प्रकार से पेड़ पौधों की जड़ें
धरातल के नीचे वाले भाग में जाती है और जैसे नीचे वाले भाग में जाती है वहां से खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जब ये वहां से खनिज लवणों का अवशोषण करती है तो चट्टानों को कमजोर कर देती है और उनको तोड़ने का कार्य भी करती है। तो पेड़ पौधे इनकी जो जड़ें होती है। दूसरी बात आती है धरातल के ऊपरी भाग पर अगर वनस्पति पाई जाती है और वनस्पति का आवरण पाया जाता है तो वर्षा का जल वहां से रुक रुक कर बहता है और उसमें कटाव नहीं लगने देता है। लेकिन अपन यहाँ अपर्दन अपक्षय की बात कर रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें धरातल के नीचे वाले भाग में जाती है और वहां कौन सी क्रिया करती है? अपक्षय तथा अपर्दन की क्रिया करती है और उसके कारण से धीरे धीरे चट्टानें टूटने लग जाती है और टूटते टूटते वो किसके रूप में बदल जाती है? मिट्टी के रूप में बदल जाती है। इसके बाद में आता है जीव जंतु। जीव जंतुओं का अध्ययन करें तो जीव जंतु जो होते हैं बिल बनाते हैं, अपना आश्रय प्रदान करते हैं और आश्रय के लिए वो बिल बनाते हैं। जब ये बिल बनाते हैं तो चट्टानों में दरार पैदा कर देते हैं और चट्टानें वहां से क्या हो जाती है? टूट जाती है। यही क्रिया अनियंत्रित पशु चराई से भी होती है और पशुओं के खुरों के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें भी धरातलीय भाग पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद में आ जाती है मानव शक्ति। अब परिवर्तनकारी शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं और परिवर्तनकारी शक्तियों में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? मानव शक्ति है। अर्थात धरातलीय भाग पर जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? मनुष्य का होता है। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता है और इस प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। अर्थात मनुष्य चट्टानों को तोड़ता है, चट्टानों को तोड़ने के बाद में भवनों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करेगा, सड़कों का निर्माण करेगा, अपने आवास का निर्माण करेगा, खानों से खनिज पदार्थ निकालता है और खनिज पदार्थ निकालने के बाद में उनको शोधित करता है, उनको पिघलाता है और उसके बाद में उनके द्वारा रेल लाइनों का विकास करता है, रेल के डिब्बों का विकास करता है, इंजन का विकास करता है, मोटर गाड़ियों का विकास करता है। तो सबसे बड़ा जो कारक हो गया वो कौन हो गया? मनुष्य हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य जंगलों में जाता है, वहां से पेड़ पौधों को काटता है और वहां पर यानी कृषि हेतु भूमि का विकास करता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्रों में जाता है, वहां से मछली पकड़ने का कार्य करता है और मछलियां पकड़ के उनकी संख्या में लगातार क्या करता है? कमी करता है। इसके कारण से भी क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तनशीलता या क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार धरातल पर पाई जाने वाली हर वस्तु क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। ये वाला जो परिवर्तन हो रहे हैं ये 6 शक्तियों के कारण से हुआ है। पृथ्वी के सौर संबंध, पृथ्वी तथा सूर्य में क्या संबंध पाया जा रहा है? पृथ्वी की विवर्तनिक शक्ति आ जाती है, अर्थात कहां पर उत्थान हो रहा है, कहां पर अपरदन हो रहा है और उसके कारण से पर्वतों का निर्माण हो रहा है, पठारों का निर्माण हो रहा है, समतल मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है। सूर्य की शक्ति आ जाती है जिसके कारण से कभी प्रकाश आता है, कभी तापमान अधिक होता है, कभी कम होता है, कभी ओस गिरती है, कभी पाला गिरता है, कभी बादल बनते हैं, कभी वर्षा होती है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से धरातल के नीचे वाले भाग में वायुमंडल अधिक होता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल की सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैविक शक्तियों में जीव जंतु को लिया जाता है, पेड़ पौधों को लिया जाता है और सबसे बड़ा कारक कौन हो गया? मनुष्य हो गया। तो ये तो था अपना परिवर्तनशीलता का सिद्धांत जिसको क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके।